अस्सलामुअलैकुम। आज के जो लेक्चर में हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है क्लास सेकेंड ईयर की पोम द सेवन एजेस ऑफ मैन बाय विलियम शेक्सपियर। अगर मैं आपको इसकी ओवरऑल समरी दूं तो वो कुछ इस तरीके से है जिस तरीके से हमने क्लास फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट पोम थी अंडर द ग्रीनवुड ट्री, उसकी जो स्टोरी थी ये सेम वही स्टोरी है, उसका ही एक्सट्रैक्ट निकलता है, लेकिन वो एक सॉन्ग था जो एज़ यू लाइक इट से लिया गया था। और ये जो पोम है ये स्पीच है जो लॉर्ड जैक्विस ने दी थी उस वक्त जब लॉर्ड ड्यूक जो हैं वो एग्ज़ाइल लाइफ गुजार रहे थे फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में अपने कुछ कंपेनियंस के साथ। ठीक है, जो अंडर द ग्रीनवुड ट्री सॉन्ग था वो लॉर्ड अमाइन ने गाया था और ये जो स्पीच दी थी वो जैक्विस ने दी थी। जैक्विस वॉज अ पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट का मतलब होता है नेगेटिव थिंकर। ठीक है, उसने ये इंसान की ज़िंदगी के 7 अदवार बताए, लेकिन उसका जो वे था वो नेगेटिव था, यानी कि एक तंज़िया अंदाज़ था। अब अगर पोम को पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि कहाँ कहाँ उसने अपनी नेगेटिव थिंकिंग को ज़ाहिर किया है, यानी कि अपने ख़यालात का किस तरह से इजहार किया है। तो आइए हम इसकी समरी को देखते हैं, फिर हम ये पोम स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इस पोम की आपको शॉर्ट समरी दूं तो वो इसका मरकज़ी ख़याल कुछ इस तरीके से बनेगा कि शायर इसमें अपना इजहार ख़याल करते हुए कहते हैं कि ये जो दुनिया है वो स्टेज की मानंद है, यानी कि इंसान की ज़िंदगी एक ड्रामे की तरह है। इंसान अपने दौर में 7 किरदार अदा करता है, यानी कि अपनी ज़िंदगी में 7 किरदार अदा करता है। ठीक है, वो हर स्टेज पर दाखिल होता है जब वो पैदा होता है। ठीक है, और जब वो मरता है तो वो इस स्टेज को छोड़ के चला जाता है। तो पहला जो उसका स्टेज होता है जब एक इंसान दुनिया में आता है। ठीक है, और दूसरा स्टेज क्या होता है जब एक बच्चा स्कूल जाने लगता है। तीसरा स्टेज जो है वो एक लवर का स्टेज होता है, यानी कि वो अपने महबूब के लिए हर वक्त उदास रहता है, यानी कि वो आहें भरता रहता है। चौथा जो है किरदार वो फ़ौजी किरदार होता है। ठीक है, यानी कि वो लड़ने झगड़ने के लिए हर वक्त तैयार होता है। पांचवी जो स्टेज होती है वो होती है मुनसिफ, यानी दानाई के अक़वाल बयान करने वाला, यानी कि वो इस स्टेज पे आके बहुत अक्लमंदाना बातें करता है, यानी अपने आप को बहुत ज़्यादा अक्लमंद समझता है, यानी कि उसने एक्सपीरियंस किया होता है पूरी दुनिया को, उसने अपनी ज़िंदगी के 4 अदवार गुजार चुके होते हैं। तो अब वो 5वीं स्टेज पे होता है। फिर वो आ जाता है अपनी छठी स्टेज पे जब वो बूढ़ा हो जाता है, यानी कि जब वो ढीले कपड़े पहनता है और चश्मा लगाने लगता है। फिर आता है उसकी ज़िंदगी का 7वां किरदार, जब वो बहुत ज़्यादा मतलब बूढ़ा हो चुका होता है, बच्चे की तरह हो जाता है, यानी कि उसकी ज़िंदगी की वो आखिरी स्टेज होती है जब वो दोबारा से एक बच्चा बन जाता है। तो ये थी इसकी पूरी समरी, एक शॉर्ट सी समरी। लेकिन अब हम इस पोम को रीड करते हैं, उसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो हम डिस्कवर करते हैं और उसके मीनिंग्स आपको साथ साथ मैं बताती चलती हूँ। तो पोम को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा शायर के बारे में रिवाइज़ कर लेते हैं। ऑल्दो आपने विलियम शेक्सपियर के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा और सुना होगा, लेकिन थोड़े से हम रिवाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट सा उनका भी एक इंट्रो हो जाए। तो जिस पोम की अभी हम बात कर रहे थे, द 7 एजेस ऑफ मैन, ठीक है, अ स्पीच फ्रॉम एज़ यू लाइक इट, अ म्यूज़िकल प्ले, जो किसने लिखी है? विलियम शेक्सपियर ने। अब विलियम शेक्सपियर का जो दौर था, यानी कि वो पैदा कब हुए? 1564 में, और उनका इंतकाल कब हुआ? 1616 में। शेक्सपियर कौन थे? ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, नॉवेलिस्ट ऑफ इंग्लिश, यानी कि एक अच्छे ड्रामेटिस्ट और पोइट, और नॉवेलिस्ट नहीं थे, पोइट थे, और फ़िलासफ़र भी थे। ठीक है, नॉवेलिस्ट बाय मिस्टेक मैंने कह दिया, लेकिन वो नॉवेलिस्ट नहीं थे, वो जस्ट पोइट और ड्रामेटिस्ट थे। विलियम शेक्सपियर बिलोंग टू द एलिज़ाबेथ एरा। ही वॉज बॉर्न इन स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन, लेटर शिफ्टेड टू लंदन, यानी कि वो पैदा कहाँ हुए? 1564 में। स्ट्रेटफोर्ड एंड एवन एक जगह है, वहाँ वो पैदा हुए, लेकिन बाद में वो लंदन शिफ्ट हो गए।
अब इस एज़ यू लाइक इट जो स्पीच थी उसके बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं कि एज़ यू लाइक इट इज़ अ म्यूज़िकल प्ले अबाउट ड्यूक सीनियर हु वाज चीटेड बाय हिज स्टेप ब्रदर फर्डिनेंड एंड सेंट टू द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन टू लिव द लाइफ ऑफ एग्जाइल। ठीक है, यहाँ पे जो आर्डन है वो फॉरेस्ट का नाम है, ये एमसीक्यूज़ के हवाले से थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, तो फॉरेस्ट का नाम ज़रूर याद रखिएगा। हिज डॉटर रोजलिन वॉज कैप्चर्ड बाय फर्डिनेंड। रोजलिन किसकी डॉटर थी? ड्यूक सीनियर की। ठीक है, ड्यूक सीनियर वॉज लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन विद हिज फ्रेंड्स। वन ऑफ हिज फ्रेंड जैक्वस पेसिमिस्ट, मैंने आपको पहले बता दिया था नेगेटिव थिंकर क्यों कहते हैं। ठीक है, uttered this speech, The Seven Ages of Man, in which he mocks at various aspects of human life. The dramatic monologue is written in a blank verse format. अभी जो हम पोएम को डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक ब्लैंक वर्स फॉर्मेट में रखी गई है, यानी उसकी कोई फिगर ऑफ स्पीच नहीं है लिटरेचर के हवाले से, वो एक ब्लैंक फॉर्मेट में लिखी गई है। तो ये पोएम अगर आप देखें इसको तो ये एक ब्लैंक वर्स फॉर्मेट में लिखी हुई है, यानी कि इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, ये बिल्कुल ब्लैंक फॉर्मेट में लिखी गई है। तो पहला जो है इसका स्टेंजा उसको अगर हम पढ़ें तो उसमें पोइट क्या कह रहे हैं। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेरली प्लेयर्स, दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंस, एंड वन मैन इन दिस टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, his acts being 7 ages. At first the infant mewling and puking in the nurse's arm. ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट जो कह रहा है इस ओपनिंग ऑफ पोम में, यानी कि स्टार्टिंग लाइंस में पोम की बोल रहा है पॉइंट कि जो जितने भी इंसान यानी कि मैन और वुमेन इस दुनिया में आते हैं, मेरली का क्या मतलब है? ओनली। प्लेयर्स यहाँ पे एक्टर्स और एक्ट्रेस के लिए वर्ड यूज़ किया गया है कि हर कोई जो है वो अपना किरदार अदा करता है इस दुनिया में आके, और जो इंसान इस दुनिया में आता है उसको एग्जिस्ट भी करना होता है। ठीक है, यानी कि एग्जिट भी करना होता है। और फिर आगे कह रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में कई तरह के प्लेस अदा करता है, यानी कि किरदार अदा करता है। ठीक है, हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, यानी कि वो अपनी ज़िंदगी में 7 अदवार गुजारता है। ठीक है, पहला दौर क्या है उसकी ज़िंदगी का? इन्फेंट यानी कि शीरख्वार बच्चा। जब एक बच्चा पैदा होता है तो 4 या 6 महीने का जो टाइम पीरियड होता है वो शीरख्वार बच्चा कहलाता है। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्स आर्म। म्यूलिंग का मतलब होता है हाई पिच्ड, यानी कि जब बच्चा रोता है तो उसकी आवाज़ जो होती है वो थोड़ी सी शार्प होती है लेकिन लो होती है, तो म्यूलिंग उस आवाज़ को कहते हैं। एक होता है क्राइंग यानी ज़ोर से रोना, म्यूलिंग यानी धीमी आवाज़ से रोना। प्यूकिंग का मतलब होता है एक तो होती है वॉमिट, ठीक है, उल्टी, और प्यूकिंग होती है हल्की, यानी कि जो बच्चे दूध पी रहे होते हैं तो उनके मुंह से कुछ वाइट निकल रहा होता है, वो होती है प्यूकिंग। अब देन नर्स आर्म्स जो है, नर्स आर्म जो वर्ड यूज़ हुआ है वो मदर के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, अपनी माँ के बाहों में। देन द विनिंग स्कूल बॉय विद हिज सैचल and shining morning face creeping like snail, unwillingly to go school, and then the lover. सेकेंड स्टेज में शायर कहते हैं कि एक बच्चा जो स्कूल बॉय होता है, यानी कि वो विलिंग नहीं होता स्कूल जाने के लिए, वो एक शाइनिंग मॉर्निंग फेस के साथ उठता है, लेकिन उसको तशबीह किससे दी है? स्नेल से, यानी कि क्रिप करता है स्नेल की तरह। उसको स्कूल जाने का मन नहीं होता लेकिन फिर भी वो स्कूल जाता है। ठीक है, तीसरी जो स्टेज है वो क्या बता रहे हैं? एंड देन द लवर। अब जो तीसरी स्टेज है वो लवर की स्टेज है, यानी कि इसमें जो बंदा होता है वो यानी कि किसी ब्यूटीफुल गर्ल के बारे में सोचते हैं, यानी कि उसको मोहब्बत हो जाती है और हर वक्त उसके बारे में सोचता रहता है, उसके लिए सैड सॉन्ग गाता रहता है। ठीक है, ये फिर उसकी जो फ़िज़िकल फ़ीचर्स होते हैं जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं उसके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचता रहता है, और ये इंसान की ज़िंदगी का सबसे फजूल तरीन दौर होता है। Shining like furnace with a waffle ballad made of his mistress eyebrow than a soldier. ठीक है, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। आगे इसकी ज़िंदगी का 5वां दौर स्टार्ट हो रहा है, 4th वन, सोल्जर, यानी कि एक फ़ौजी।
इस दौर में इंसान जो है वो जोशीला होता है, यानी कि उसको अपनी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा अज़ीज़ होती है और अपना जो है ओहदा उसको बहुत अज़ीज़ होता है और वो अपनी इज़्ज़त करवाना चाहता है, ठीक है। तो इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा जोशीला और ये साबित करता है कि उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं है, ठीक है। आगे जो इसकी अगर हम बात करें, जहाँ यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है पार्ड, नेक्स्ट लाइन में, फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ्स एंड बियर्ड लाइक द पार्ड। पार्ड जो है वो लेपर्ड, लेपर्ड यानी कि शेर, शेर जो वर्ड है, लेपर्ड तो वैसे चीता होता है, यहाँ पे शेर इसलिए कहा क्योंकि शेर की तरह इसकी दाढ़ी आ जाती है और इसका जो जज्बा होता है वो शेर की तरह होता है। देन आगे अगर हम पढ़ें तो आगे क्या शायर कह रहे हैं, जेलस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन कॉल्ड, सीकिंग द बबल रेपुटेशन, इवन द कैनन्स माउथ एंड देन द जस्टिस। अब यहाँ पे वही फ़ौजी के बारे में बताया गया है कि उसकी करैक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं कि उसको अपना ओहदा बहुत ज़्यादा अज़ीज़ होता है और वो अपना ऑनर उसको बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो ये कहता है कि मेरी हर कोई इज़्ज़त करे और मेरा नाम हो, ठीक है, और वो लड़ने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। नेक्स्ट, द जस्टिस इन फेयर राउंड belly with good capon lent, with eyes severe the beard the formal cut, full of wise saws and modern instances, and so plays his part, ठीक है। यहाँ पे इसकी ज़िंदगी का छठा दौर स्टार्ट हो जाता है, यानी कि इस दौर में इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है कि उसकी जो टमी है वो निकल आती है और वो अपनी जो बियर्ड यानी कि दाढ़ी को फॉर्मल कर देता है, उसकी आइज़ में एक वहशीपन आ जाता है, ठीक है। तो उसकी बस यहाँ पे उन्होंने 5वें दौर में फ़िज़िकल अपीयरेंस बताई हुई है और वो अपनी नॉलेज को इम्प्रेस करना चाहता है, नॉलेज से दूसरों को इम्प्रेस करना चाहता है, जो चीज़ उसने गेन की होती है वो दूसरों को बताना चाहता है और अपने आप को जो है वो अक्लमंद और दानिश्वर साबित करता है। और फिर छठे दौर में क्या कह रहा है शायर, द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पैंथलून विद स्पेक्टिकल्स और नोज एंड पाउच इनसाइड, हिज यूथफुल हॉर्स well saved a world too wide for his shrink and his big manly voice, turning again towards childish rebel pipes। यानी कि छठे दौर में इंसान अपने ज़िंदगी के उस दौर में आ जाता है जब वो एक बिल्कुल पतला सा हो जाता है, यानी कि उसके क्लोथ्स उसको ढीले ढाले हो जाते हैं और वो चश्मा पहनने लगता है और उसकी पॉकेट में एक पाउच मौजूद होता है और उसके जो ट्राउज़र होते हैं, पैंथलून यानी कि पतलून, ट्राउज़र्स वगैरह उसको बहुत ज़्यादा ढीले हो जाते हैं और उसकी जो वॉइस है वो एक बच्चे की तरह हाई पिच्ड वाली साउंड हो जाती है, यानी कि वो दोबारा अपनी चाइल्डहुड वाली, यानी कि जब वो बच्चा होता है तो उस स्टेज में दोबारा चल जाने वाला होता है। अब 7वें स्टेज में जो शायर कह रहे हैं कि द लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज eventful history in second childishness and merely oblivion, sense teeth, sense eyes, sense taste, sense everything। यानी कि इस स्टेज में इंसान जो है वो दोबारा अपनी पीछे वाली ज़िंदगी में चला जाता है, ना उसके पास आइज़ रहती हैं, ना उसके पास टीथ रहते हैं, ना उसके पास कोई टेस्ट रहता है, वो दूसरों पर डिपेंडेंट होता है, उसकी मेमोरी भी चली जाती है, हत्ता कि वो हर चीज़ को भूलने लगता है, यानी कि वो दोबारा बच्चा बन जाता है और वो अपनी एग्ज़िट यानी कि अपनी मौत का इंतज़ार करता है। सो दैट्स इट, आज के लेक्चर में इतना ही। फिर हम अगले लेक्चर में नेक्स्ट पॉइंट को कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।